नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले आम भारतीय देवा साहेब पिल्लई बने हैं जिनको संत की उपाधि पोप फ्रांसिस के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले भारतीय है। ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय हैं जिनको संत की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो पहले आम भारतीय बन गए हैं देवा साहेब पिल्लई, जिनको संत की उपाधि पोप फ्रांसिस के द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में बात करें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। वहीं 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। वैसे तो नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार जो होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और आपके एग्जाम में सबसे अधिक साहित्य या फिर शांति के नोबेल पुरस्कार ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साहित्य और शांति दोनों ही नोबेल पुरस्कारों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है और 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सलीम अली का जन्म दिवस है। सलीम अली की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत में राष्ट्रीय पक्षी पुरुष के रूप में जाना जाता है और इनके जन्म दिवस को 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। वहीं 102वां सदस्य देश की बात करें तो एंटीगुआ एवं बारबुडा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य बन गया है। तो आपको इन दोनों देशों को याद रखने की आवश्यकता है। 101वां सदस्य देश अमेरिका बना है और 102वां सदस्य देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बना है। आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, T20 विश्व कप जो है इसका पहला संस्करण 2007 में आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अभी हाल ही में 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया गया है। और अगर बात करें इस T20 विश्व कप 2021 में विजेता की तो ऑस्ट्रेलिया बना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण T20 विश्व कप का 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अभी 2021 में इसका संस्करण संयुक्त अरब अमीरात एवं ओमान में आयोजित किया गया है और इस 2021 के संस्करण में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। आगे बढ़ते हैं। 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात होगी तो ध्यान रखिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। और अगर वहीं राज्यों की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, राज्यों में पहला राज्य सिक्किम बना है। आगे बढ़ते हैं। चाचा चौधरी को नवंबर 2020 में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नमामि गंगे परियोजना, इसका उद्देश्य गंगा नदी को निर्मल बनाने से संबंधित है और इसी को लेकर के 2020 में चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2022 में बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। अभी 2022 चल रहा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र के बलुआ पत्थर को GI टैग, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर जिला है यहाँ के बलुआ पत्थरों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरि कुमार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्हें भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। हरि कुमार को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित बने हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम जो भी छात्र देना चाहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला बने हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान बने हैं। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित बने हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी बने हैं। उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय जो है इसका निर्माण बलरामपुर में किया जा रहा है, बलरामपुर में। और ध्यान रखिएगा बलरामपुर में देवी पाटन मेला का आयोजन होता है। देवी पाटन मेला जो है यह बलरामपुर ज़िले में लगता है और उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेला है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में मेलों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा देवी पाटन मेला ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और इसका आयोजन बलरामपुर ज़िले में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में गोरखपुर से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनने वाला है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर गोरखपुर में क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बात करें तो खाद्य कारखाना का निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल ही में गोरखपुर में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। और गोरखपुर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही साथ उत्तर गोरखपुर से एक और प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि अभी गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, गोरखपुर में टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया, तो ये भी गोरखपुर से। तो इतने सारे प्रश्नों को गोरखपुर से आप याद रखिएगा। ठीक है, खाद कारखाना बन रहा है, एम्स का निर्माण हो रहा है, आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण हो रहा है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है और राप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में बात करें तो असगर वजाहत को उनके उपन्यास महाबली के लिए ब्याज सम्मान प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असगर वजाहत को उनके उपन्यास महाबली के लिए ब्याज सम्मान प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ एक्ट आपको दिए गए हैं और इन एक्टों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सारे एक्टों में से एक ना एक एक्ट हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विशेष रूप से अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देते हैं तब तो निश्चित रूप से यहाँ से एक ना एक एक्ट जरूर पूछा जाएगा। तो इन सारे एक्टों को आप याद कर डालिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास हुआ है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनका तेज़ी से शिकार हो रहा था तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम वन का संरक्षण करने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए 1980 में ये अधिनियम लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को शिकार से बचाने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पास हुआ है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट जो है ये 1974 में पास हुआ था और बाद में 1977 में इसमें पुनर्संशोधन करके इसे दोबारा पास किया गया। वहीं बात करें प्लास्टिक प्रदूषण कचरा प्रबंधन अधिनियम तो ये 2016 में पास हुआ था और 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के इसमें पुनः से संशोधन करके इसको दोबारा से पास किया गया है। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ एक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी एक्टों को आपको याद कर लेना है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और फिर 1977 और प्लास्टिक प्रदूषण कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 और फिर इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और 2021 में इसे फिर से इस एक्ट को पास किया गया है। तो ये पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। 2021 वर्ल्ड एथलीट अवार्ड में वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में बात करें तो G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया है। वहीं 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है और अगले वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ये तीनों सम्मेलन आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में G20 सम्मेलन इटली में हुआ, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ और 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से संबंधित है। 5 दिसंबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भारत के पास कुल 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार आशंका व्यक्त की गई है कि 2024 तक भारत के पास कुल 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर की बात करें, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सशस्त्र सेना दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 2016 से 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वर्ष 2008 को ध्यान रखने की आवश्यकता है, 4 नवंबर 2008 को, क्योंकि इसी दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत बात करें तो 25 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक पदक खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। पहले इस पुरस्कार का नाम बात करें तो पहले इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जो ये खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और वर्तमान में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2021 में बात करें तो यह पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। उन खिलाड़ियों के नाम और किस खेल से संबंधित हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये 12 खिलाड़ी हैं, इनके नाम देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये भाला फेंक या फिर जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। रवि कुमार की बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित है। लवलीना की बात करें मुक्केबाजी से संबंधित है। PR श्रीजेश की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित हैं। और अवनी लेखरा की बात करें पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतिल की बात करें पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। प्रमोद भगत की बात करें पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग है। मिताली राज क्रिकेट है। सुनील छेत्री फुटबॉल है और मनप्रीत सिंह हॉकी है। तो ये 12 प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, जिनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा हॉकी में 2 लोगों को, मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश को, 2 लोगों को हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्रिकेट में ध्यान रखिएगा मिताली राज को, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, उनको दिया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लवलीना मुक्केबाजी से है, रवि कुमार कुश्ती से है और नीरज चोपड़ा की बात करें तो भाला फेंक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2021 में वैक्स को इसने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। वैक्स की बात करें तो वैक्स जो है ये वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म है और 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा वैक्सीन को लेकर के ही हुई है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है इसने वैक्स को, वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म वैक्स को 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो 2022 में भारत का स्थान 10वां है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां है। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ध्यान रखिएगा भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राब गुहा बने हैं। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर की बात करें राहुल श्रीवास्तव बने हैं। अगर करंट अफेयर का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत अच्छे इस सेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व निमोनिया दिवस की बात करें तो ध्यान रखिएगा विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। चलिए सनराइज ओवर अयोध्या, ध्यान रखिएगा सनराइज ओवर अयोध्या जो है ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, सनराइज ओवर अयोध्या। COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ये स्पेन मैड्रिड में हुआ था।
COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में मिस्र में होगा। और COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है ध्यान रखिएगा 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है COP25, COP26, COP27 और COP28 को। ठीक है, COP26 जो है अभी हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। COP27 की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2022 में मिस्र में आयोजित होगा। और COP28 जो है ये 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास की बात करें तो ध्यान रखिएगा शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वरुण सैन्य अभ्यास, गरुड़ सैन्य अभ्यास और डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास जो है ये सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा शक्ति सैन्य अभ्यास, वरुण सैन्य अभ्यास, गरुड़ सैन्य अभ्यास और डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास ये सभी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड और भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बन गया। ध्यान रखिएगा भारत का पहला ISO सर्टिफाइड है और भारत का पहला PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बन गया है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको सही करने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय इसका उद्घाटन जो है ये पंजाब और तमिलनाडु नहीं होगा, सिर्फ तमिलनाडु है। ध्यान रखिएगा भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ये पंजाब मिसप्रिंट हो गया है, तो पंजाब को कट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर तमिलनाडु होगा। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। कलपथी महोत्सव की बात करें तो ध्यान रखिएगा कलपथी महोत्सव जो है इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य ध्यान रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम जो हैं ये केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य के लोक नृत्य हैं और केरल में कलपथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है और कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के लोक नृत्य हैं और कलपथी महोत्सव का आयोजन केरल में किया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भारत के पहले, अब क्योंकि ये भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है, पहली बार है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया है। यूपी के जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो विशेष रूप से इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को जो ये नई दिल्ली में है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, और इसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में 2022 में चुना गया है। ध्यान रखिएगा सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को 2022 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ की हरनाज संधू को ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स 2021 के रूप में चुना गया है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 के रूप में चुना गया है। और अगर बात करें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो 2021 में हुई है, इसका आयोजन इजराइल के इलियट शहर में किया गया था। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो ये कॉन्टेस्ट हुआ था, इसका आयोजन इजराइल के इलियट शहर में किया गया था और इसमें चंडीगढ़ की हरनाज संधू को 2021 में मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। भारत में पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो पहली साइबर तहसील होगी वो मध्य प्रदेश राज्य में बनेगी। अब क्योंकि पहली साइबर तहसील है, पूरे देश में पहली साइबर तहसील है जो मध्य प्रदेश में बनेगी, तो पहली साइबर तहसील है तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा कोई भी काम जब पहली बार किया जाता है
तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आगे बढ़ते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम नंबूथरी को प्रदान किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को प्रदान किया जाएगा और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम नंबूथरी को प्रदान किया जाएगा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को प्रदान किया जाएगा और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया जाएगा। तो ये था करंट अफेयर का पार्ट 1। ये पहला पार्ट था और बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें फिर इसी तरीके के बहुत सारे करंट अफेयर को, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनको हम शामिल करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आप एक बार आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको किसी तरीके की समस्या ना होने पाए। आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम फिर आपके लिए बहुत ही जल्दी करंट अफेयर का दूसरा सेशन ला सकें। और धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।